अब देखो वो पीछे वाले का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जो मुर्तजा शाह सेकंड है, मुर्तजा शाह सेकंड का अलग से ले लेता हूँ। ये 1601 से लेके और 1610 तक ये शासक रहा। देखो मुर्तजा शाह प्रथम अपने पहले भी आ चुका है, मुर्तजा शाह प्रथम। और मुर्तजा शाह प्रथम की अगर बात की जाए तो इसकी हत्या कर दी थी इसके पुत्र मीरान शाह ने। किसने की थी? मीरान शाह। और मुर्तजा शाह जो था उसने फरिश्ता के पिता को अपने पुत्र मीरान शाह जो था अपने बेटे उसकी शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। और मीरान शाह उसका पुत्र और फरिश्ता दोनों क्लासमेट थे। जैसे मान लो कि एक मिनट के लिए सोचो कि किसी के पिता ने मेरे को नियुक्त कर दिया, भाई आप मेरे बेटे को पढ़ा देना, राजा है राजकुमार को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो राजकुमार के साथ मेरा खुद का बेटा भी पढ़ ले। तो वैसे ही अपने पिता से फरिश्ता और मीरान शाह दोनों क्लासमेट थे। और फिर मुर्तजा शाह सेकंड जो था उसने फरिश्ता को अपना प्रधान अंगरक्षक घोषित किया था। और जब प्रधान अंगरक्षक घोषित किया था तो जब मीरान शाह ने अपने पिता की हत्या की तो अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड है, तो बॉडीगार्ड है तो इसको मतलब थोड़ा दिक्कत आएगी। तो बॉडीगार्ड ने जब इसका विरोध किया तो अपने मित्र को क्लासमेट समझ के इसे माफ़ कर दिया था। और यहाँ से अहमदनगर से ये आ जाता है बीजापुर। कहाँ चला जाता है? बीजापुर। तो ये बीजापुर में पढ़ेंगे अपन किसको? फरिश्ता को। ठीक है, फरिश्ता का इतना ही है रोल, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, दोबारा मैं फिर भी आपको बता दूंगा। तो आप पढ़ रहे हैं मुर्तजा शाह सेकंड, ये मुर्तजा शाह प्रथम था, मुर्तजा शाह प्रथम। तो फरिश्ता किसका अंगरक्षक था? मुर्तजा शाह प्रथम का। मुर्तजा शाह प्रथम की हत्या किसने की थी? उसके बेटे मीरान शाह ने। बात समझ आ गई? और मीरान शाह किसका दोस्त था? फरिश्ता का। ये कक्षा साथी थे, एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते थे। समझ आ गया? फरिश्ता के पिता इन दोनों का गुरु था। ठीक है, अब आ जाओ मुर्तजा शाह सेकंड पढ़ रहे हैं। मुर्तजा शाह सेकंड की अगर बात की जाए तो देखो ये किसके गुट से था? मियाँ मज्जू से। किससे था? मियाँ मज्जू से। और थोड़े से दिन बाद में मियाँ मज्जू की भी मृत्यु हो जाती है। और जब उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में एक आदमी निकल के आता है जिसका नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? मलिक अंबर। और मलिक अंबर जो था वो इसका वजीर था। क्या था? वजीर था। ये दो सुल्तानों का वजीर रहा, एक तो मुर्तजा शाह सेकंड का, एक बुरहान तृतीय का। ये दो का वजीर रहा। इसके बारे में अपन देखते हैं। जो मलिक अंबर था जब ये अहमदनगर का वजीर बनता है तो ये तय हो गई थी कि जिस दिन मलिक अंबर नहीं रहेगा उस दिन अहमदनगर भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये मूल निवासी कहाँ था? ये मूल निवासी था अबिसीनिया। कहाँ का था? अबिसीनिया। ये कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका। तो अबिसीनिया का ये था। इससे 3 बार दास्ता से मुक्ति मिल चुकी थी। 3 बार दास्ता से मुक्ति मिली थी। ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसा कौन सा वजीर था जिसे 3 बार दास्ता से क्या मिली थी? मुक्ति मिली थी। तीसरी चीज यानी ये दास था। समझ आएगा? ये वजीर बनता है, दास से वजीर बनता है। अब देखो चूंकि मुर्तजा शाह सेकंड मुगलों के प्रतिरोध से बना था तो मुगल उसका इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते थे। तो इसने क्या किया? मलिक अंबर ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। बात समझ आ रही? हालांकि मुर्तजा शाह सेकंड ने अहमदनगर का कुछ हिस्सा, अहमदनगर का कुछ भाग प्लस बालाघाट वाला क्षेत्र और एक क्षेत्र और देके और फिर मुगलों से संधि की थी। किससे संधि की थी? मुगलों से। लेकिन इसने मलिक अंबर ने क्या किया? उस संधि का उल्लंघन कर दिया, यानी मुगलों को जो क्षेत्र सौंपा था वो क्षेत्र वापस हड़प लिया। तो जाहिर सी बात है मुगलों से क्या हो जाएगी? दुश्मनी हो जाएगी। तो इसने मुगलों से पुनः टक्कर ली और इसके लिए इसने एक युद्ध नीति अपनाई। उस युद्ध नीति का नाम है छापामार युद्ध नीति। कौन सी युद्ध नीति थी? छापामार। छापामार युद्ध नीति का इसने क्या किया था? अनुसरण किया था, जो शिवाजी ने किया था।
पहली बार किसने किया था? शिवाजी। छापामार युद्ध नीति इसने अपनाई, और छापामार युद्ध नीति अपना के ये बहुत बुरी तरीके से तंग कर देता है किसको? मुगलों को। अब देखो ये जो रहा ये 1603 से लेके और 1626 तक ये वजीर रहा था। ठीक, शुरुआती तौर में तो ये मुगलों का थोड़ा समर्थक था, लेकिन 2-3 साल बाद में इसने विरोध करना शुरू कर दिया। अब बताओ इस दौरान मुगल बादशाह कौन था? वेरी गुड, जहांगीर। कौन था? जहांगीर। समझ आ रहा है? तो अब जहांगीर जो था, तो जहांगीर ने इसके ऊपर अभियान किया। अब मेरे को ये बताओ कि अभियान के लिए जहांगीर किसको भेजेगा? अगर आपने मुगल पढ़े हैं तो वेरी गुड, याद रखना, खुर्रम को। किसको भेजेगा? खुर्रम को। अभी शाहजहां नाम मत लो, आपको एक्यूरेसी पे चलना है। उसने किसको भेजा? खुर्रम को। और खुर्रम ने इसे 2 बार पराजित किया। कितने बार पराजित किया? 2 बार। एक 1617 में और एक 1621 में। 1617 और 1621 2 बार पराजित किया। लेकिन ये बंदा 1617 में हार गया, फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। 1621 में बुरी तरह हार गया, फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। तो खुर्रम ने चढ़ाई कर दी किसके ऊपर? अहमदनगर के ऊपर। और जब ये मारकाट करने लग गया, देखो खुर्रम बहुत खतरनाक आदमी था, इस बात को आपको ध्यान रखना। कैसे? क्योंकि खुर्रम ही वो था जिसने अमर सिंह को यानी मेवाड़ को बाध्य कर दिया था अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, और खुर्रम ही वो व्यक्ति था जिसने अहमदनगर को बाध्य कर दिया। तो लास्ट में जाके ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और जब ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो बताओ दक्कन क्षेत्र के लिए यहाँ पे जैसे उनका जो मंत्री था उनका क्या नाम था? टोडरमल। राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। तो टोडरमल ने जिस प्रकार भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी अकबर के लिए, उसी प्रकार मलिक अंबर ने दक्षिण भारत के लिए अपने अहमदनगर के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब याद रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? मलिक अंबर। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? ये भूमि बंदोबस्त की 3 व्यवस्था थी। कौन कौन सी? एक तो थी स्थायी भूमि बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी और एक था माहलवाड़ी। इनका भूमि बंदोबस्त एक टॉपिक अलग है, यूपीएससी में एक अलग ही व्यवस्था आता है, भू राजस्व, मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो ये अलग ही टॉपिक है, एक दिन का 1 घंटे का टॉपिक है, मैं इसको उस दिन आराम से बताऊंगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो आपको अभी हाल फिलहाल याद रखना, इसने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, इसके बाद में 1626 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में 1610 से लेके और 1632 तक इसका जो शासक था उसका नाम था बुरहान शाह तृतीय। देखो प्रथम और द्वितीय अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। और लास्ट में जो शासक था उसका नाम था हुसैन तृतीय। और ये 1633 में शासक बना, और 1633 में इसको जहांगीर ने कैद कर लिया, और कैद करके कहाँ भेज दिया? ग्वालियर। और पूर्णतः विलय कर लिया किसका? अहमदनगर का। किसका विलय कर लिया? अहमदनगर। बात समझ आएगी? तो इस प्रकार अहमदनगर का जो स्वर्णिम इतिहास था वो पूरा होता है। यानी 1610 से 1632 तक कौन था? बुरहान शाह। और 1626 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और जैसे ये बात पहले कही जा चुकी थी कि जिस दिन मलिक अंबर मरेगा उसके 10 साल के भीतर पूरी सल्तनत टूट जाएगी। तो पूरी सल्तनत टूटती है। 32 में बुरहान शाह की जैसे मृत्यु होती है, हुसैन तृतीय को शासक बने। अच्छा, हुसैन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बताओ हुसैन द्वितीय किसका पिता था? हुसैन द्वितीय किसका पिता था? किसका था? चांद बीबी का। किसका था? चांद बीबी का। याद रखना है, चांद बीबी का पिता था हुसैन द्वितीय, मैंने आपको पढ़ाया था अभी। चलो कोई बात नहीं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये जहांगीर नहीं है, ये शाहजहां लिखना है यहाँ पे, शाहजहां, ठीक है, क्योंकि 1627 में कौन बन गया था? शाहजहां। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं बीजापुर। क्या पढ़ेंगे? बीजापुर। और बीजापुर में सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की। किसकी बात करते हैं? संस्थापक की।
तो इसका संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल खान। ठीक है, स्थापना इसने कब की थी? 1589 और 90 इसके आसपास इसने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, इसकी शासन अवधि क्या थी? इसकी शासन अवधि थी 1590 से 1610 तक इसने शासन किया था। ठीक, अब देखो यूसुफ आदिल खान ने इसकी स्थापना की, इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? इस वंश को क्या कहा जाता है? आदिल शाही वंश। कौन सा वंश कहा जाता है? आदिल शाही वंश। क्लियर? ये स्वयं को ओटोमन साम्राज्य, तुर्कों का वंशज मानते थे। किसका वंशज मानते थे? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य मैंने वहां पे बताया। और ओटोमन साम्राज्य मतलब कौन थे? जिन्होंने किस पर राज किया था? तुर्की पर। किस पर राज किया था? तुर्की पर। तो अपने आप को तुर्क मानते थे। क्या मानते थे? अपने आप को तुर्क मानते थे। बात समझ आएगी? और ये कौन सी शाखा से संबंधित थे? हालांकि ये धर्म सहिष्णु था, लेकिन शाखा की बात की जाए तो ये शिया मुसलमान थे। कैसे थे? शिया मुसलमान थे। बात समझ में आएगी? अब बात करते हैं अपने यूसुफ आदिल खान की, जिसका जो शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1590 से 1610 तक इसका शासनकाल रहा था। तो इसमें देखो, पहली चीज़ तो ये देखो कि देखो आदमी अपने आप को स्वयं को स्थापित कर रहा है, तो सबसे पहले वो ये करेगा कि अपनी राजधानी सुरक्षित करे, अपने नियम कायदे बनाए और अपने आप को पूर्णतः स्थापित करे। तो इसमें सबसे पहले इसने क्या किया कि एक चीज़ इसको याद रखना, इसने 1510 में गोवा छीना था, गोवा पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था। अब याद रखो, ये गोवा जो लिया था ये पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। और अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो 2 दिन पहले जो एपिसोड डाला था, कौन सा? विजयनगर साम्राज्य का, तो उसमें देवराय प्रथम जब मैंने पढ़ाया था, तो देवराय प्रथम में मैंने पढ़ाया था कि 1517 में अल्बुकर्क जो किसका मित्र था? देवराय प्रथम का, जिसके दरबार में कौन आया था? निकोल कोंटे। विजयनगर के देवराय प्रथम ने गोवा को वापस छीन लिया था। किसको छीन लिया था? गोवा को वापस छीना था। ये तुम्हारे को याद होगा। तो इसने 1510 में किस पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, 1510 में ही इसका युद्ध होता है किसके साथ? विजयनगर के साथ। किसके साथ होता है? विजयनगर। और विजयनगर का राजा कौन था? देवराय प्रथम। कौन था? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम से युद्ध करते हुए मारा जाता है। युद्ध करते हुए क्या हुआ? शहीद हुआ। युद्ध करते हुए शहीद हुआ। ये आपको याद रखना है। ये है यूसुफ आदिल खान के बारे में। इसने बीजापुर की स्थापना कर दी थी। अब इसके बाद में आता है इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह की अगर बात की जाए तो ये शासक बना था 1610 से लेके और 1627 तक ये शासक बना था। ठीक है, अब देखो 1637 है, सॉरी 27 नहीं है, 37 है। 1610 से 1637 तक ये शासक बना था। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही बता दी। पहली तो क्या थी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद में शासक बना था। ठीक है, दूसरा इसके बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इससे 1517 में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा वापस छीन लिया था। गोवा वापस छीन लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। इसके इस्माइल आदिल शाह के बाद में अगर देखा जाए तो इसके बाद में शासक कौन बनता है? वो बनता है इब्राहिम आदिल शाह। कौन बनता है? इब्राहिम आदिल शाह। ये यहाँ पे दिख रहा है क्या? कहाँ तक दिख रहा है? देखना, देखिए मैं भी दिख रहा हूँ। आ रहा है पूरा? मैं भी आ रहा हूँ पूरा। ठीक है, इसके बाद में बढ़ता है इब्राहिम आदिल शाह। कौन बनता है?
इब्राहिम आदिल शाह। और ये शासक बना था 1637 से लेके और 1658 तक शासक बना था। इब्राहिम आदिल शाह की अगर बात की जाए तो इसके बारे में 5-7 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली ये बीजापुर का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि धारण की। जिसने शाह की उपाधि, एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक। दूसरा, ये धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? धार्मिक सहिष्णु। और धार्मिक सहिष्णु की बात की जाए तो इसका मतलब ये था कि इसने अपने जो सल्तनत थी उसमें हिंदुओं, मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं को भी क्या कर दिया? हिंदुओं को भी अपना जो प्रशासन था उसमें शामिल किया। तो इसने हिंदुओं को क्या किया? हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया, ठीक। और तीसरी चीज ये याद रखनी, इसने फारसी के स्थान पर, फारसी जो भाषा थी उस फारसी, इनकी राजभाषा कौन सी थी? फारसी। तो फारसी के स्थान पर इसने हिंदवी भाषा को अपनी राजभाषा बनाया। फारसी के स्थान पर किस पर लगाया? किसको बनाया? हिंदवी। किसको बनाया? हिंदवी। अब देखो, आपने सुना गुरु जी हिंदी तो हमने सुना है, लेकिन हिंदवी क्या होता है? हिंदवी का मतलब होता है कि दक्कनी जो उर्दू होती थी, दक्कन क्षेत्र में जो उर्दू भाषा बोली जाती थी उस पर हिंदी का प्रभाव था। किस का प्रभाव था? हिंदी का। इसलिए उस भाषा को क्या कहा जाता है? हिंदवी भाषा। तो हिंदवी की जगह आप क्या लिख सकते हो? दक्कनी उर्दू। क्या कह सकते हो? दक्कनी उर्दू। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने 3 शासकों को देख लिया। एक यूसुफ आदिल खान 1590 से 1610, इस्माइल आदिल शाह 1610 से 37 और इब्राहिम आदिल शाह 1637 से 1658। क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वहां तक। अब देखो, इसके बाद में शासक बनता है अली आदिल शाह और 1558 से लेके और 1580 तक ये शासक रहता है, ठीक है। अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, इसको सूफी शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी शासक। बात समझ आएगी? दूसरी चीज, इसकी पत्नी का नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। यह आपको रट लेना है। अली आदिल शाह या मोहम्मद अली आदिल शाह, ये भी आपको याद रखना। मोहम्मद, इसका पूरा नाम तो मोहम्मद अली आदिल शाह, या अली प्रथम भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? क्योंकि अली द्वितीय भी आएगा, अली प्रथम, तो ये एक ही है। अली आदिल शाह बोल दो, मोहम्मद अली आदिल शाह बोल दो, या अली प्रथम बोल दो। ये इसकी पत्नी थी और ये इसका पिता का नाम क्या था? वेरी गुड, हुसैन। इसके पिता का नाम क्या था? हुसैन शाह। ये कहाँ का शासक था? अहमदनगर का। कहाँ का था? अहमदनगर का। ये तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और सूफी शासक कहा जा रहा है तो मतलब अब तक का सबसे विद्वान शासक था, सबसे विद्वान शासक था। क्लियर? दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज अगर इसकी बात देखी जाए तो इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। बताओ कौन सी हुई थी? नहीं याद? बहुत बढ़िया। इसके समय हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा के युद्ध में इसने भाग लिया था। बात समझ आएगी? और इसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि राम राय इसको अपना पुत्र कहता था। मोहम्मद अली को राम राय क्या कहता था? अपना पुत्र कहता था। देखो, गोलकुंडा और बीजापुर के साथ मिलकर राम राय ने अहमदनगर को लूटा था। बात समझ आ रही है? मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि किस किस को मिला था? बीजापुर प्लस गोलकुंडा
इनके शासकों को मिलाकर राम राय ने किसको लूटा था? अहमदनगर को लूटा था। बात समझ आ रही? अहमदनगर को लूटा था। तो मूल पृष्ठभूमि यहीं पे बनी थी। तालीकोटा के युद्ध की घटना यहीं घटित होती है। कहाँ घटित होती है इसको दोबारा देखना, कि जब राम राय ने मोहम्मद अली आदिल शाह से मिलकर गुटबंदी करके और ये अहमदनगर को लूटता है, तो अहमदनगर का बादशाह कौन था? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह अपनी पुत्री की शादी कर देता है किसके साथ? चांद बीबी की शादी किसके साथ कर देता है? अली आदिल शाह। अब तक जिसे राम राय अपना पुत्र कहता था, राम राय अपना क्या कहता था? पुत्र कहता था। खास आदमी था राम राय का ये। अब देखो, राम राय के खिलाफ हथियार किसने उठाया था? अली आदिल शाह। मैंने आपको कहा था तालीकाटा के युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व किया गया था अली आदिल शाह बीजापुर के द्वारा। बात समझ आ रही है? दोबारा देखो कि राम राय ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा। अहमदनगर के बादशाह हुसैन शाह ने अपनी पुत्री चांद बीबी की शादी बीजापुर के शासक के साथ कर दी। और ये छोरी दिन रात बैठा बैठा के तेरा बाप तो ऐसा है, तेरा बाप तो ऐसा है, मतलब पुत्र कहता था, वास्तव में इसका पुत्र नहीं था। बात समझे? इसके इतने प्रगाढ़ संबंध थे तो इसको बेटा ही कहता था। जैसे मान सिंह फरजंद कहता था, किस बेटा कहता था किसको? अकबर कहता था फरजंद किसको? मान सिंह को। बात समझ आएगी? तो वैसे ये बेटे के समान मानता था और इस बेटे ने ही इसके खिलाफ हथियार उठाए। और ये पृष्ठभूमि ससुर और दामाद ने बनाई थी बीजापुर और अहमदनगर में। बात समझ आएगी? अब गेम समझ आ रहा है यहाँ पे? जो तो राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जो मैंने बताया था आपको, इस युद्ध के 3 नाम हैं। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी। कब लड़ा गया था भाई ये? 1565 तो सभी जानते हैं। डेट बताओ। 21 से 23 जनवरी। 21 से 23 जनवरी, समझेगा? 3 दिन 4 दिन चला था ये। 23 जनवरी को तो इसकी डेट समाप्ति हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इसने युद्ध का नेतृत्व किया था। और इसकी एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी नहीं पुस्तकालय। उस पुस्तकालय में वामन पंडित को इसने नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? वामन पंडित। याद रखना, ये वामन पंडित पूछा जा चुका। वामन पंडित किसके दरबार से संबंधित थे? मोहम्मद अली आदिल शाह या अली आदिल शाह प्रथम के दरबार से संबंधित थे। तो तालीकोटा के युद्ध की जो गुत्थी थी वो विजयनगर में नहीं सुलझती, वो आके सुलझती है कहाँ पे? बीजापुर। बात समझ आ रही? अगर आपने विजयनगर साम्राज्य देखा है तो आप डायरेक्ट युद्ध देख रहे हैं, लेकिन युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका कारण क्या था? इसकी गुत्थी कहाँ पे सुलझेगी? आपके बीजापुर में, क्योंकि बीजापुर द्वारा इसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। बात समझ आएगी? और बीजापुर के शासक की इस पत्नी का नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद। क्लियर? अब साहब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में शासक बनता है और उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ठीक, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ये शासक बना था 1580 से लेके और 1627 तक। बताओ 1627 तक एक मुगल बादशाह ने भी शासन किया था। कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। बात समझेगी? तो इसने अकबर और जहांगीर दोनों के समकक्ष इसने शासन किया था। अब देखो, मैंने पहले बताया, पहले आया इब्राहिम, फिर अली आदिल शाह, फिर इब्राहिम आएगा, फिर आएगा अली सेकंड। इब्राहिम सेकंड, अली सेकंड। क्लियर? तो देखो इब्राहिम आदिल शाह, तो साहब अब इसके बारे में अध्ययन करो। पहली चीज तो ये चांद बीबी का बेटा नहीं था। चांद बीबी का बेटा नहीं था, ये इसकी दूसरी पत्नी से हुआ था। अली आदिल शाह की दूसरी पत्नी से हुआ था। चांद बीबी के अभी तक कोई संतान नहीं थी। बात समझ आ रही? तो चांद बीबी इसकी क्या थी? चाची थी। चांद बीबी क्या थी? चाची थी। क्लियर? और इसने चांद बीबी ने ही पूरा जो रोल निभाया था, पूरा इसकी सल्तनत स्थापित की थी, वो चांद बीबी ने की थी।
इस चांद बीबी ने इतना सुदृढ़ रूप दिया था, ये जब शासक बना था ये मात्र 9 वर्ष का शासक बन गया था। कितने वर्ष का शासक बना था? 9 वर्ष। और जब 9 वर्ष का शासन बना तो पूरा जो शासन संभाल रही थी वो चांद बीबी संभाल रही थी, और चांद बीबी अच्छे से सम्मानजनक तरीके से यहाँ रहती थी, कोई इश्यू भी नहीं था। लेकिन पीहर में चांद बीबी अभी भी कहाँ जुड़ी हुई थी? पीहर से। याद रखना, एक बार औरत जहां से जुड़ जाती है वहीं की वो कह रह जाती है। कोई अपने पीहर से जुड़ती है, पूरी जिंदगी पीहर के लिए मरती रहती है, और कोई ससुराल से जुड़ती है तो पूरी जिंदगी किसके लिए लड़ती रहती है? ससुराल से। अपना औचित्य स्थापित करने के लिए चांद बीबी को जब पता लगता है कि इसके भाई मुर्तजा शाह की हत्या मीरान ने कर दी। अब देखो पुराने एपिसोड में चलते हैं, पुराने एपिसोड में चलो, इसको आप यहीं पे छोड़ दो। 9 इसकी संरक्षिका चांद बीबी थी। चांद बीबी 9 वर्ष का शासन बना, इसका शासन कार्य संभाल रही थी। अब वहां के एपिसोड देखो, कहाँ की? अहमदनगर। इसके पीहर की बात देखो, चांद बीबी के पीहर की तरफ चलते हैं अपन, इसका एपिसोड देखते हैं। एक तरफ देखना, ढंग से देखना। चांद बीबी के पीहर की बात की जाए तो पीहर में यहां पे इसका भाई था शासक, और इस भाई का नाम क्या था? मुर्तजा। क्या नाम था? मुर्तजा। देखो मुर्तजा सेकंड नहीं लिखा है मैंने क्या लिखा है? मुर्तजा। तो मुर्तजा का पुत्र था मीरान। कौन था? मीरान। मुर्तजा का पुत्र कौन था? मीरान। बात समझ आ रही? अच्छा, अब क्या होता है कि मुर्तजा इसका भाई था, तो मीरान इसका क्या हो जाएगा? भतीजा। मीरान क्या हो जाएगा? भतीजा। तो इसके भाई की यानी मुर्तजा की हत्या इसके भतीजे यानी मीरान ने कर दी। बात समझ आ रही? और मीरान का जो समर्थक ले रहा था वो ले रहा था मियां मज्जू। कौन ले रहा था? मियां मज्जू। इसको बड़ा गुस्सा है कि अपने पीहर में और अपने भाई की हत्या कर दे। सगा भाई था, और ये इसका खास बेटा नहीं था, रखेल का बेटा था। बात समझ आ रही? इसका जो खास भतीजा था, तो बताओ इसका खास भतीजा कौन था जिसके पक्ष लेने के लिए जाती है? जिसका पक्ष लेने के लिए जाती है, जिसके बेटे बहादुर को ये गद्दी पर बैठाती है, बहादुर शाह को। निजाम। कौन था? निजाम। तो ये क्या करती है? चांद बीबी जाती है और अपने रियल भतीजे निजाम को वो बना देती है, शासक बनाती है। बात समझ आ गई? किसको बना देती है? निजाम। अब मीरान को जब ये हटाती है तो मियां मज्जू दल से इससे लड़ाई हो जाती है। बात समझ आ गई? और मीरान के लिए मैंने एक घटना पहले आपको बता दी थी। बताओ कौन सी घटना बताई थी? मैंने एक घटना बताई थी कि मुर्तजा जब शासक बना तो उसने अपने बेटे मीरान को पढ़ाने के लिए फरिश्ता के पिता को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? फरिश्ता के पिता को। बात समझ आ रही? और फरिश्ता और मीरान दोनों क्या थे? कक्षा साथी थे, कक्षा सहपाठी थे। और जब मीरान ने मुर्तजा की हत्या कर दी तो मीरान ने फरिश्ता को बख्श दिया, जबकि फरिश्ता कौन था? मुर्तजा का अंगरक्षक था। क्या था? मुर्तजा का अंगरक्षक। इस बात से आहत होकर मुर्तजा का फरिश्ता कहाँ आ जाता है? अली इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के दरबार में। बात समझ आएगी? तो ये याद रखना, 1581 में फरिश्ता इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के दरबार में आया। क्लियर? ये घटनाक्रम अब सुलझ गया। यहां पे आप बीजापुर पढ़ोगे तब अहमदनगर की गुत्थी सुलझेगी। बात समझ आ रही है? जब आप बीजापुर पढ़ोगे तब अहमदनगर की गुत्थी सुलझेगी। तो ये अपने पीहर चली गई थी, ये अपने पीहर चली गई थी, और पीहर इसके सांटे में कौन आता है? फरिश्ता। समझ आएगा? और फरिश्ता की एक किताब है जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता या गुलशन, इस किताब का दूसरा नाम है गुलशन इब्राहिम। ठीक है? और इसी को कहते हैं दक्कन का, एक दूसरी किताब है दक्कन का इतिहास।
दक्कन के ये जो 6 साम्राज्य थे, बहमनी साम्राज्य और इसके जो 5 टुकड़े थे, इसका पूरा डेट टू डेट जो विवरण है ना, वो फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता और दक्कन के इतिहास में किया है। बात समझे? क्योंकि इसका दरबारी कवि था, ये रोज का विवरण लिखता था, पुराना सारा इसने ऐतिहासिक लिखा है। जो मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ना, तो तारीख फरिश्ता के अनुसार लिख रहा हूं। तारीख फरिश्ता एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये तुम्हारे को याद रखना है, और बहुत ही प्रमाणिक, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक एक चीज एक्यूरेसी पे इसकी, इसलिए आपको फरिश्ता को याद रखना है। फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, फरिश्ता भगवान के दूत की बात नहीं कर रहे, ये फरिश्ता है। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के दरबार में कौन था? फरिश्ता। ये क्लियरली समझ में आ गया आपके? तो फरिश्ता बताओ, फरिश्ता पहली बार किसके दरबार में आया था? मुर्तजा। मुर्तजा कहां का शासक था? अहमदनगर का। मुर्तजा ने उसके पिता को क्या कार्य सौंपा था? अपने पुत्र को दीक्षित करने का, शहजादे मीरान को दीक्षित करने का। बात समझेंगे? शहजादे मीरान ने जब मुर्तजा की हत्या की, उस टाइम फरिश्ता किस पद पर था? प्रधान अंगरक्षक पर था। समझाएगा? और उसकी हत्या के बाद जब 1580 में इसकी हत्या हो जाती है, तो ये कहां पे आ जाता है? ये आ जाता है तुम्हारा बीजापुर। क्लियर? तो ये तो था फरिश्ता। फरिश्ता एक अलग ही चीज है, फरिश्ता को आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? फरिश्ता अगर दक्कन का इतिहास पढ़ रहे तो फरिश्ता इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके अतिरिक्त इब्राहिम आदिल शाह का रोल क्या है, वो देख लो आप। इब्राहिम आदिल शाह का तो पहली चीज तो इसे अबला बाबा कहा जाता था। कैसा बाबा कहा जाता था? अबला बाबा। अबला बाबा, इसका दूसरा नाम था निर्धनों का मित्र। निर्धनों का मित्र, ये गरीब आदमी जो भी दिख जाता था उसकी बहुत भयंकर सहायता करता। जैसे अगर उसके पास मकान नहीं है तो पहले मकान बना के देगा। बात समझ आ रही है? फिर ही खाना खाएगा, इसका नियम था। तो अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। क्लियर? दूसरी चीज, इसने, ये बड़ा साहित्यिक प्रेमी आदमी था, इसने नौरसपुर नामक नगर बसाया था। नौरसपुर नामक नगर बसाया था। इसके अलावा नौरस रंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। नौरस, समझे? नौरसपुर नगर, नौरस रंग पुस्तक, ये किसकी है? इब्राहिम आदिल शाह। क्लियर? तो ये था इब्राहिम आदिल शाह। इसके दरबार में फरिश्ता, नौरसपुर, इसका उपनाम अबला बाबा, इसकी चाची क्या नाम था? चांद बीबी। 9 वर्ष का शासक बना था और सबसे बहादुर और सबसे अच्छा शासक यही था अब तक का। ठीक? अब साहब, इब्राहिम आदिल शाह के बाद में, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जगह नहीं बच रही, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। और ये कब बना था? 1580 से 1627, और ये 1558 से और 1580, और ये 1537 से 1558। इससे पहले अपने 2 शासक और थे, एक तो जो मैंने इस्माइल, और एक कौन था? यूसुफ। यूसुफ तो कब से कब था? 1490 से 1510, और ये था 1510 से 1537। क्लियर? तो अब देखो, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह प्रथम, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, तो बाद में क्या आएगा? अली आदिल शाह सेकंड। ठीक? और ये शासक बनता है 1627 से लेके
और ये बनता है 1653 तक इसका शासक बनता है। अब इसमें देखो दो तीन चीज़ें हैं। अगर इब्राहिम आदिल शाह, इसको तो हमेशा याद रखना नौरस से याद रखना, नौरस, क्योंकि इसकी किताब का नाम क्या था, किताब ए नौरस, किताब ए नौरस, इसको ऐसे याद रखना है। दूसरा, इसने कौन सा शहर बसाया था, नौरसपुर, कौन सा शहर बसाया था, नौरसपुर। इसके दरबार में कौन रहता था, फरिश्ता, कौन रहता था, फरिश्ता। इसके यानी 9 आदमी थे, फरिश्ता, चांद बीबी, कौन थी, चांद बीबी, समझ आ रहा है। तो ये 9 वर्ष का शासक बना था। कितने वर्ष का शासक बना था, 9 वर्ष का। और 9 वर्ष तक इसकी चांद बीबी ने इसके शासन कार्य को संभाला था। बात समझ आ रही है। तो ये नौरस से याद रखना। इसके बाद में इब्राहिम आदिल शाह के बाद में शासक बन गया अली आदिल शाह। कौन बना, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह के बारे में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, जो इतिहास का बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कि स्थापत्य कला का एक अजूबा है, आश्चर्य है, जिसका नाम है गोल गुंबद। क्या नाम है, गोल गुंबद। तो गोल गुंबद का जो मकबरा है, उसमें इसको दफनाया गया था। बात समझ में आ गई। और इसे विश्व का आश्चर्य माना जाता है, विश्व का स्थापत्य कला का क्या माना जाता है, आश्चर्य माना जाता है। बात समझ आ गई। विश्व के, ये गाना भी गाता है, इस दुनिया में 7 अजूबे 8वीं हमारी जोड़ी, तोड़े से भी ना टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। सुना है ये गाना, नहीं सुना, बहुत पुराने जमाने का, हमारे जमाने के। तो विश्व में 7 अजूबे माने जाते हैं। कितने अजूबे माने जाते हैं, 7। उसमें शामिल नहीं है अजूबे 7 के अलावा जो हैं। 7 अजूबे में तो पीसा की मीनार, सुना है, चीन की दीवार, सुना है, पिरामिड, विश्व के झूलते हुए पिरामिड, सुना है, ताजमहल, सुना है। तो 7 अजूबे हैं। उन अजूबे के अलावा भी अजूबे हैं, तो यूनेस्को की साइट पे शामिल है वो, समझ आएगा। तो विश्व का स्थापत्य कला का एक अजूबा कहा जाता है, कौन, किसको, गोल गुंबज को। किसको कहा जाता है, गोल गुंबज। क्लियर। अब साहब लास्ट में इसका जो शासक बनता है, उसका नाम था सिकंदर आदिल शाह। सिकंदर आदिल शाह ये अंतिम शासक था। कौन था, अंतिम शासक। और दूसरी चीज ये याद रखना कि अंतिम शासक था, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं विलय हुआ। अब बताओ इसका विलय कौन करेगा, देख सोच के बताओ, इसका विलय कौन करेगा उस समय, सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है, वेरी गुड। इसका विलय 1686 में मुगलों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, मुगलों के। अब बताओ 1686 में मुगल कौन था, वेरी गुड, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1686 में जो बीजापुर था उसका विलय कर लिया। तो बीजापुर का जो स्वर्णिम इतिहास था वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह। और इसके अलावा ये तुम्हारा गोल गुंबद अली आदिल शाह में रटना है। इब्राहिम आदिल शाह में किताब नौरस, नौरसपुर, फरिश्ता, चांद बीबी, 9 वर्षीय, यही है। तारीख फिरोस्ता और गुलशन इब्राहिम नामक इसकी पुस्तक है, किसकी, फरिश्ता की। और दक्कन का इतिहास, छठो जो बहमनी साम्राज्य, सारे साम्राज्य इसका फरिश्ता का मिलता है। बात समझेगी। अच्छा, फरिश्ता, फरिश्ता किसका मित्र था, मित्र किसका था, मीरान शाह का। किसका था, मीरान शाह। और मीरान शाह कहाँ का था, अहमदनगर का शासक, अहमदनगर का शासक। ये अपने पिता मुर्तजा का हत्यारा था। इसके पिता का क्या नाम था, मुर्तजा, मुर्तजा का हत्यारा। और मुर्तजा कौन था, मुर्तजा कौन था, चांद बीबी का भाई। किसका भाई था, चांद बीबी। तो जब अपने भाई की हत्या हो जाती है तो ये कहाँ चली जाती है, वापस, समझ आएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आपका बीजापुर कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या बचा, गोलकुंडा। तो अच्छा, एक चीज और याद रखना, वामन पंडित इसके दरबार से संबंधित था, समझ आएगा। वामन पंडित किसके दरबार से संबंधित था, इसके दरबार से संबंधित था। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब अंतिम रूप से देखते हैं गोलकुंडा को। किसको देखेंगे, गोलकुंडा। और गोलकुंडा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका संस्थापक कुली शाह। इसका संस्थापक कौन था, कुली शाह।
बताओ कौन सा वंश था? कुतुबशाही। कौन सा वंश था? कुतुबशाही। समझ आया? तो कुतुबशाही वंश था, कुली कुतुब शाह। बात समझ आएगी? स्थापना, स्थापना, स्थापना कब कही गई? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक 1512 दे रखा है और एक 1518 दे रखा है। क्लियर? अगर बात की जाए दीवान की, दीवान एक प्रथम उल्लेखित ग्रंथ था, प्रथम उर्दू उल्लेखित ग्रंथ, हिंदवी से जो भाषा थी ना उसका पहला ये उल्लेखित ग्रंथ था। उसमें तो 1518 दे रखा है। जबकि तारीख ए फरिश्ता की बात की जाए, तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता की बात की जाए तो उसमें अपने को 1512 मिलता है। बात समझ आएगी? तो एक्चुअल क्या है, तो आपको 1512 और 18 दोनों रखना है। अगर दोनों में कोई सा भी कर दोगे कि तारीख ए फरिश्ता ये मानता है, जबकि दीवान जो प्रथम उल्लेखित ग्रंथ है और ये इसी के शासक ने लिखा था, मोहम्मद कुली शाह ने, मोहम्मद कुली शाह ने लिखा था। बात समझ आ रही है? जो 1580 से लेके और 1612 तक जो शासक रहा था ना, उसने लिखा था ये ग्रंथ। तो उसने तो इसकी डेट क्या लिखी है? 1518। जबकि तारीख ए फरिश्ता की अगर बात की जाए तो ये किसने लिखी थी? फरिश्ता ने। किसने लिखी थी? फरिश्ता। और फरिश्ता किसके दरबार में था? बीजापुर के। और बीजापुर का शासक कौन था? अली आदिल शाह। कौन था? अली आदिल, सॉरी इब्राहिम। कौन था? इब्राहिम। और इसके शासनकाल में 1581 से लिखना शुरू कर दिया था। बात समझ आ रही? तो ये दोनों में से कोई से भी आ जाए डेट तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, तारीख ए फरिश्ता के अनुसार गोलकुंडा की स्थापना कब हुई थी? 1512। अगर आ जाए दीवान या प्रथम हिंदवी उल्लेखित ग्रंथ उर्दू के अनुसार गोलकुंडा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्या करना है? 1518। दे तब तो आपका एग्जैक्ट करना है, नहीं दे तो आप कोई सी भी कर सकते हो। वैसे ऐसी डेटें नहीं पूछते जिनमें ज़्यादा विरोधाभास हो। बात समझ रहे? क्योंकि इतिहासकार में जहाँ विरोधाभास है ना तो हम देखने गए ना कोई और देखने गया, लेकिन तारीख ए फरिश्ता हुआ या फिर ये मोहम्मद कुली शाह हुआ, ये दोनों ही सही उल्लेखित कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इसको। बात समझ आ रही? क्योंकि वो समकालीन थे, आसपास के ज़माने में थे। ये इसकी बात देखें तो मोहम्मद कुली शाह भी शासक बना 1580 से 1612 में लिखा, उसी टाइम में ये लिखा इस बात को। और अगर उसकी बात की जाए फरिश्ता तो वो 1581 में लिखा। तो ये भी ना तो 1512 और 1518 में तो कोई से भी नहीं थे, इन दोनों ने भी क्या लगाया था। अब देखो कुली शाह की अगर बात की जाए तो इसने गोलकुंडा साम्राज्य की नींव रखी, गोलकुंडा साम्राज्य की क्या रखी? नींव रखी। ठीक है। अब एक चीज तो याद रखना कि ये अहमद में जो बहमनी साम्राज्य था उसका एकमात्र टुकड़ा था, बहमनी साम्राज्य का एकमात्र टुकड़ा था जिसकी स्थापना हिंदू खंडरों पर हुई थी। एकमात्र टुकड़ा जिसकी स्थापना हिंदू सल्तनतों की खंडरों पर हुई। अब बताओ हिंदू साम्राज्य ऐसा कौन सा था हिंदू साम्राज्य जिसका अपन ने बहमनी साम्राज्य में अपन ने विलय किया था? तुम्हारे को कोई याद हो तो? तेलंगाना। कौन सा था? तेलंगाना। कौन सा साम्राज्य था? तेलंगाना साम्राज्य। क्लियर? तेलंगाना। तो तेलंगाना हिंदू साम्राज्य था, तो इसके तेलंगाना के टुकड़ों पर इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना अगर आपको याद हो बहमनी साम्राज्य पर पढ़ रहे थे, तो बहमनी साम्राज्य में कंपा नायक को पराजित करके
समझ आया क्या? और तेलंगाना क्षेत्र से गोलकुंडा लिया था पहले, याद है? अरे गोलकुंडा किसने दिया था? कंपा नायक ने। किसने दिया था? कंपा नायक। और कंपा नायक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सेनापति। विजयनगर जो साम्राज्य था उसका क्या था? सेनापति था। और ये पुत्र किसका था? ये पुत्र था बुक्का का। किसका पुत्र था? बुक्का का। और हरिहर और बुक्का दोनों का सेनापति था। हरिहर और बुक्का का क्या था? सेनापति। अगर याद रखना, इसे तेलंगाना का शासक था। और जब इसने समझौता किया था तब इसने क्या दिया था? गोलकुंडा दे दिया था। क्या दे दिया था? गोलकुंडा। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मैंने अभी जो जस्ट पहले चल रहा था बहमनी साम्राज्य, उसमें ये बताया था कि कंपा नायक ने संधि करके और क्या दे दिया था? गोलकुंडा दे दिया था। क्या दे दिया था? गोलकुंडा। एक चीज तो ये। अच्छा एक चीज और बताओ, गोलकुंडा ने किसका विलय किया था? गोलकुंडा ने किसका विलय किया था? थोड़ा सा याद करो। गोलकुंडा ने विलय किया था बीदर का। किसका किया था? बीदर। नहीं, बीदर का विलय बीजापुर ने किया था। किसने किया था? बीजापुर। और बरार का विलय किसने किया था? अहमदनगर। किसने किया था? अहमद। समझ आ गया? याद रखो, अगर आप बहुत अच्छे सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। इन सब चीज़ों को देखते जाओ ढंग से। तो पहली चीज़ तो ये तेलंगाना। तेलंगाना का मतलब ये आंध्र प्रदेश के आसपास है। आंध्र प्रदेश ये वाला तेलंगाना वाला क्षेत्र है। बात समझ आ रही है? तेलंगाना अब अलग स्टेट बन गया है, लेकिन तेलंगाना। अब बताओ, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कौन सी बनेगी? और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बनेगी? अमरावती। कौन सी बनेगी? अमरावती। ये तुम्हें याद रखना है। अगर इतना सा याद नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? तो पहली चीज तो याद रखना, जो गोलकुंडा जो था वो हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरो की खान के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। दूसरा चीज याद रखना, यहां पे एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसका नाम था मसूलीपट्टनम। क्या नाम था? मसूलीपट्टनम। याद रखना, मसूलीपट्टनम नामक बंदरगाह कहां पड़ता था? गोलकुंडा या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए। क्लियर? ये चीज हम दो चीजें अपने क्लियर होगी। तो एक तो हीरो की खान, हीरो के लिए प्रसिद्ध कौन था? तेलंगाना, गोलकुंडा। और दूसरा कौन सा था? कौन सा था? तो ये दो चीजें आपके समझ में आ गई। तो गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरो की खान की। और यहां पे कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था? मछलीपट्टनम। यानी विश्व व्यापार इसका समृद्ध था, इसका विश्व। अब बताओ, गोलकुंडा से कौन संबंधित था? मीर जुमला। कौन था? मीर जुमला। मैंने बताया था। और उसने हीरा दिया था। मीर जुमला ने किसको हीरा दिया था? किसको दिया था? जहांगीर को दिया था, शाहजहां को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, मछलीपट्टनम यहाँ पे ये पहला शासक होता है, उसका नाम था कुली शाह। क्या नाम था? कुली शाह। और कुली शाह के बाद में शासक आता है एक, जिसका नाम था इब्राहिम कुतुब शाह। और ये शासक बना था 1550 से लेके और 1580 तक शासक बना था। 1550 से 1580 तक। इसके बारे में एक प्रसिद्ध चीजें याद रखना, ये पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। बात समझ आएगी? क्या याद रखना है? पहला शासक जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? कुतुब शाह की। कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। बात समझ आएगी? देखो, इब्राहिम कुतुब शाह के बाद में आता है मोहम्मद कुली शाह। मोहम्मद कुली शाह। और मोहम्मद कुली शाह की अगर बात की जाए तो ये साफ शासक बना था तुम्हारा 1580 से लेके और 1612 तक। और ये सबसे विद्वान शासक था, सबसे विद्वान शासक। नंबर एक बात। दूसरी चीज, मोहम्मद कुली शाह के बारे में मैंने कहा था कि एक पुस्तक लिखी थी
जिसका नाम था दीवान। क्या नाम था? दीवान। पहली हिंदवी भाषा की पुस्तक, पहली हिंदवी भाषा, हिंदवी भाषा की पहली पुस्तक कौन सी थी? दीवान। क्या नाम था? दीवान। ये दीवान पुस्तक लिखी थी, जिसमें उल्लेखित है कि इसकी स्थापना कुली शाह ने 1518 में की थी, गोलकुंडा की। क्लियर? ये सेकंड लास्ट स्टेज था जो उससे अलग हुआ था। किससे? बहमनी साम्राज्य से। सबसे अंत में इससे अलग कौन हुआ था? सबसे अलग में हुआ था, सबसे अंत में हुआ था बीदर। बहमनी साम्राज्य से सबसे अलग, अंत में अलग कौन हुआ था? बीदर, अमीर अली बरी। तो ये सेकंड लास्ट था। और तीसरा इसके बारे में याद रखना, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। हैदराबाद नगर का संस्थापक बताओ, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद कुली शाह। कुली शाह नहीं है, मोहम्मद कुली शाह। हैदराबाद में इसने 4 मीनार का निर्माण कराया। हैदराबाद में किसका निर्माण करवाया था? 4 मीनार। ठीक है। इसके बाद में शासक बनता है अब्दुल्ला। कौन बनता है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की अगर बात की जाए तो इसका जो शासन कार्य था ये अल्पविवश था। इसकी मां ने संभाला था, जिसका नाम था हयात बख्श बेगम। हयात बख्श बेगम, इसने पूरा शासन कार्य अपने हाथों से संभाला था। ठीक है। और लास्ट में तुम्हारे को ये याद रखना है कि 1687 में जो गोलकुंडा था उसका मुगलों ने क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। और उस टाइम मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। क्लियर? तो 1686 में तो विलय किसका किया गया? बीजापुर का। 1687 में किसका किया गया? गोलकुंडा का। बाद में ये तो औरंगजेब के द्वारा किए गए। और 1633 में किसके द्वारा, किसका किया गया? अहमदनगर का। और अहमदनगर जो था वो उसका शासक, उसका विलय किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। तो एक तो शाहजहां के द्वारा और 2 इसके द्वारा। और रही बात 2 बीदर और बरार, तो चूंकि बरार तो पहले किसके अंदर आ गया था? अहमदनगर के अंदर। बरार तो किसके अंदर आ गया था? अहमदनगर। और बीदर किसके अंदर आ गया था? बीजापुर। बात समझ आएगी? तो ये 5 साम्राज्य लास्ट में जाके किसके अधीन आ जाते हैं? मुगल सल्तनत के अंग बन जाते हैं। और इस प्रकार बहमनी साम्राज्य है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपको एक बार ढंग से देखना है और इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लिया करो, क्योंकि यहाँ जो बहमनी साम्राज्य की अगर बात की जाए तो बहमनी साम्राज्य के आपके शासकों के ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे कि इसके बाद में कौन शासक बना, कि इसकी डेट क्या थी, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये तो मैंने एक्चुअली एक फॉर्मल रूप देने के लिए, एक सिस्टमेटिक रूप देने के लिए बच्चों को, लास्ट में जाके तो मैं बहुत सी चीज़ें खा गया। एक ही बार में मैंने पूरा गोलकुंडा करा दिया, जबकि इसमें कम से कम 5 बार इसको साफ करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको एक बार में पढ़ा दिया, बहुत मोटे मोटे रूप में ले लिया। शुरू में मैंने थोड़ा डीपली लेके चला है। तो बहमनी साम्राज्य जो था वो अलग हुआ, और वो अलग हुआ 1347 में। बात समझ आ रही है? कब हुआ? 1346-47 में। और शायद इसका अंतिम अस्तित्व है 1686-87 में ये विलय हो जाता है। अलग हुआ उस टाइम तो मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, और जब इसका अंतिम विलय होता है तब शासक कौन था? औरंगजेब। तो इस दौरान एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और उसके किस प्रकार 5 टुकड़े हुए थे, और उस प्रकार पूरा अध्ययन अपन ने इसको देख लिया। देखो, आप पढ़ रहे हो उसको एक बार संपूर्णता से पढ़ लो, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इतने ऑथेंटिक सोर्स से इतनी जानकारियाँ नहीं मिल पाती। बच्चे बहुत से कहते हैं कि सर एक बार अगर मेरे को पूरा पढ़ा दिया जाए, मेरे को पूरा मिल जाए तो मैं सिलेक्शन दे दूँगा। तो मैं कहता हूँ वो पूरा है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड भी पढ़ रहे हो, अगर आप नेट भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए पूरा सफिशिएंट मिलेगा यहाँ पे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। तो आप इसका अध्ययन करो। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।